3D ट्रांजिशन सीरीज का, 4D ट्रांजिशन सीरीज का और 5D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट के नाम सबको पता होने चाहिए। जितने भी ट्रेंड हैं और जितने भी ग्राफ हैं वो एनसीईआरटी से जरूर कर लें, जैसे मेल्टिंग पॉइंट का कर्व हो गया, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो गई। वैल्यूज आपको याद नहीं करनी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कोई भी वैल्यू आपको याद नहीं करनी है, बट हाँ एटलीस्ट जो ट्रेंड है वो आपको पता जरूर होना चाहिए। ये सबसे बड़ी काम की चीज है इसके अंदर गौर करने वाली, कि अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनाइड्स और लैंथेनॉइड्स की अगर कंपेयर करता हूं तब क्या होगा। एमएन के केस में बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट बनती हैं, +2 +3 +4 +5 +6 +7 सारी बन जाती हैं मैक्सिमम, और आपको काफी सारे कंपाउंड्स तो देखने को भी मिलते हैं इनके केस में। हेलो एवरीवन, नमस्कार 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 सभी को, स्वागत करता हूं आप सभी का इस अमेजिंग सेशन में, विच इज बेसिकली नीट ब्रीफर सेशन फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। और आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो अगेन एक बेहतरीन चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगेन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इजी चैप्टर है अगर मैं ओवरऑल बात करूं, और बहुत आसान है। ठीक है, स्वागत करता हूं आप सभी का अगेन इस सेशन के अंदर। मैं हूं आपका एबी सर अर्पित भारद्वाज, और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अब देखो, अब तक हमने जो जो बात की है वो पी ब्लॉक से रिलेटेड बात की है, वो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड बात की है, और वहां पे हमको आइडिया समझ में आ गया था कि मामला चल क्या रहा था। यहां पर भी कहानी वैसी है, बट क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर या एफ ब्लॉक के अंदर थोड़ी प्रॉपर्टीज वेरी कर जाती हैं, तो हाँ यहां आपको क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। बट पहले थोड़ा सा पार्ट जो है ना हम लोग थ्योरी के ऊपर लगा देते हैं, ताकि हमारी कमांड जो है वो अच्छे तरीके से बन जाए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले यहां पर जो चर्चा होने वाली है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ही होगी। सबसे पहली चर्चा होगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। और देखो, चर्चा वही है, अब जब भी आप ग्रुप केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पर सारा का सारा मामला वही होता है, वही फिजिकल प्रॉपर्टीज, वही केमिकल प्रॉपर्टीज एंड वही पीरियडिक प्रॉपर्टीज, सब कुछ वही बात होती है। सेम तरीके से हम लोग बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की भी बेटा, और फिर करेंगे हम ढेर सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के और ऐसे क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। ठीक है, ये सारी चर्चा करेंगे आज हम लोग। अब देखो, जब भी आप डीएनएफ ब्लॉक की बात करते हो, मैं सबसे पहले सबको ये सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ो और खासकर ग्रुप केमिस्ट्री को पढ़ो, एनसीईआरटी को पढ़ना मस्ट है। इन सब चीजों को जानने के लिए मैं यही बोलूंगा कि एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर ले लेना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना आपको वहीं से देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली वहीं से देखने को मिलेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके केस में, अदरवाइज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। अब अगर मैं बात करूं इस पूरे पार्ट की, विच इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वैसे तो देखने में बहुत ज्यादा भयानक नहीं लगता है तो काफी आसान। ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा तो काफी ही आसान है ये। अब क्या बात करेंगे इसके केस में, देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बेटा, सबसे पहली जो चर्चा होती है वो होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। हमको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स काफी सारे हैं। ये कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, या आपके ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक के बीच में जितने भी हैं वो सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। अब इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इन्हीं के अंदर एफ ब्लॉक के भी एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो वो आपका थर्ड ग्रुप के अंदर वाला ही एक पार्ट है, ये बात याद रख लेना। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करूंगा तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक है। और अगर मैं पीरियड के केस में बात करूंगा तो कौन से पीरियड से है, आप देखो पीरियड नंबर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो स्कैंडियम से स्टार्ट होता है। फर्स्ट एलिमेंट जो है डी ब्लॉक का वो स्कैंडियम ही है, विच इज आफ्टर कैल्शियम, और सेकंड आफ्टर पोटेशियम। तो अगर आप देखोगे पोटेशियम का तो हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, तो फोर्थ पीरियड से मामला स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे फोर्थ से लेके बेटा 7th पीरियड तक आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बेसिक डिस्क्रिप्शन है। और अगर इनके केस में मैं बात करूं इनके कॉन्फ़िगरेशन की, अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो आपको देखने को मिल जाएगा इनर्ट गैस, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा N-1 डी 1 से लेके 10 तक देखने को मिल जाएगा। NS में बेटा आपको 0, 1 और 2 कुछ भी दिख सकता है, क्योंकि यहां पर आते हैं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, तो वो आपको जरूर पता होना चाहिए बेटा। ये बेसिक चर्चा है, ये बिल्कुल बेसिक चर्चा है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज का वेरिएशन वैसा ही रहेगा, बट आपको किस तरीके से पता करना है वो समझने वाली बात है। देखो, सबसे पहला टर्म जो आता है वहां आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट भी एक चीज आती है। सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्या बला है, क्या सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं? तो देखो, समझने वाली बात बस यही है इसके अंदर कि आप याद रख लेना, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स
सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग at least one d unpaired electron in its native state or stable oxidation state। अगर कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट अपनी नेटिव स्टेट में या अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी भी एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन को रखता है बेटा, तब क्या हो जाएगा, तब वो हो जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट। और यही रीजन है बेटा, केवल यही रीजन है, यही सोल रीजन है कि जब भी हम बात करते हैं जिंक की, या हम बात करते हैं कैडमियम की, या हम बात करते हैं मर्करी की, इस केस में देखोगे क्या होता है बेटा, 4s2 3d10 हो जाता है। इसको देखोगे हो जाएगा बेटा 5s2 4d10 हो जाएगा बेटा ये। इसको देखोगे हो जाएगा 6s2 5d10 हो जाएगा बेटा ये। तीनों के ही केस में देखोगे, तीनों में आपको देखने को मिल जाएगा, पहली बात तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन इन नेटिव स्टेट। इनकी नेटिव स्टेट में तो कोई भी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और इन सभी के केस में इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा, इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। तो अगर +2 रहती भी है, तो आप जैसे जिंक का केस ले लो, मैं जिंक के केस में बोल रहा हूं Zn+2, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s0 3d10 हो जाएगा। देखो इसमें भी नहीं है कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट केवल एक ही है +2, और उसमें भी क्या बोल सकते हो, नो अनपेयर्ड, क्या हो जाएगा बेटा, नो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अगर ऐसा है कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इन सबको क्या बोलेंगे, नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये तीनों हमारे लिए क्या हैं, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये तीनों ही हमारे लिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बट तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आशा करता हूं ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्या बेसिक है। देखो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं, तो सबसे जरूरी चीज जो है ना, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना। सबसे जरूरी चीज जो है वो है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये काफी बच्चों को तो समझ में ही नहीं आता है कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि काफी सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा यहाँ पे जो एक्सेप्शनल हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हम क्रोमियम की बात करते हैं तो ये हो जाता है 4s1 3d5, जबकि ये होना चाहिए था 4s2 3d4, बट क्योंकि हाफ फिल्ड है उस चक्कर में काम कर देता है। सेम तरीके से अगर मैं बात करता हूं, लेट्स से कॉपर की बात करता हूं, कॉपर क्या होता है 4s1 3d10 हो जाता है। और कॉपर की पूरी फैमिली ऐसी है, कॉपर की पूरी फैमिली ऐसी है, Ag भी ऐसा है, वो जाता है 5s1 4d10 हो जाता है बेटा। Au भी ऐसा ही है, वो जाएगा 6s1 5d10 हो जाएगा। ये पूरी फैमिली ही ऐसी है, ये सब कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है इनके केस में। देखो इसके साथ साथ एक फैमिली और आती है, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम के आगे मॉलिब्डेनम भी आएगा, तो वहां पर भी यही मिलेगा आपको कि हो जाएगा 5s1 4d5 हो जाएगा। बट इसके नीचे जो एलिमेंट आता है, लेट्स से टंगस्टन की बात करूंगा, टंगस्टन में ठीक होता है, 6s2 हो जाता है एंड 5d4 हो जाता है। इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता, ये नॉर्मल चलता है। तो आपको क्रोमियम और मॉलिब्डेनम में ये चीज देखने को मिल जाएगी। सेम तरीके से बेटा अगर मैं निकल की बात करूं, हमको पता ही होता है 4s2 3d10। अब ये निकल वाली जो फैमिली है ना, तो बहुत घातक है, बहुत ज्यादा घातक है बेटा, यहां तो मजा ही आ जाता है। अगर आप देखोगे नेक्स्ट आता है पैलेडियम, भाई साहब इसका कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज है, इसका कॉन्फ़िगरेशन तो सबसे अजीब है, 5s0 4d10 हो गया बेटा, ये तो सीधे सीधे अलग चला गया। और इसके आगे प्लेटिनम आता है, वो भी कोई कम नहीं है, प्लेटिनम भी क्या दिखाता है, वो आता है 6s1 5d9 हो जाता है। तो ये पूरी फैमिली जो है एक्सेप्शनल फैमिली है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बड़े विचित्र विचित्र देखने को मिलते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं, डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप सही अप्रोच लगा पाओ, सही तरीके से पहुंच पाओ। क्लियर है, डन है, देख लो भाई, देख लो, बड़ा ही बेसिक पार्ट है।
बड़ा ही बेसिक, और नाम सबको पता होने चाहिए। 3D ट्रांजिशन सीरीज का, 4D ट्रांजिशन सीरीज का और 5D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट के नाम सबको पता होने चाहिए, और नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताते जाओ कि सर हमको नहीं पता है। ठीक है, ये पता होना बहुत जरूरी है। जैसे 3D ट्रांजिशन सीरीज का मतलब क्या है कि ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट जहां पर हम 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक, है कि नहीं। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फरारी कोई नहीं क्यों जाने, तो इसके अंदर सारे एलिमेंट आपके आ गए। आपको भी निमोनिक्स पता होंगे, अगर नहीं पता होंगे तो मुझे बता देना, मैं वहां पे कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है, एक सिंपल सा बताया मैंने। नेक्स्ट जो होता है वो 4D ट्रांजिशन सीरीज, जहां पे 4D के इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ये ट्रियम से स्टार्ट होता है आपका यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह में आए आगे कभी, तो वो कैडमियम पे जाके खत्म होता है। ठीक है, ये सारे मैंने क्लास के अंदर भी बताए हुए हैं। और नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है लेंथेनम से स्टार्ट होता है और बीच में गैप आता है उसके, वो होती है 5D ट्रांजिशन सीरीज, जहां पर हम बात करते हैं आपके 5D के इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, जहां 5D के इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, तो वहां पर अगर आप बात करोगे तो वहां जाएंगे ला हफ्ता वनर है उस पोपट के साथ और हो जा पागल। ठीक है, ये उसके अंदर आते हैं हो जा, तो यहाँ पे मरकरी तक आएगा। ठीक है, आपका लेंथेनम सॉरी हाँ लेंथेनम से आपका मरकरी तक जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट आपको पता होने चाहिए। तो एक काम कर लेना, अगर नहीं भी आते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं साथ में अटैच कर दूंगा ताकि सबको याद रहे क्या क्या नाम है, क्योंकि नाम आपको पता रहेगा, पोजीशन याद रहेगी, तो आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज आराम से निकाल सकते हो। अगर आप बिल्कुल ही भूल जाओगे कि इसकी पोजीशन कहाँ थी, इसका नाम कहाँ था, तो फिर क्वेश्चन गया बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन आता है पोजीशन से रिलेटेड, आपको पता होनी चाहिए कि किस जगह वो आ रहा है, और बीच में गैप भी है, ये याद रख लेना। लेंथेनम और एक्टिनम जो है उनके बाद गैप है 14 एलिमेंट्स का, जहां पर आपके लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स भी आते हैं, तो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहां पर प्रॉपर्टीज क्यों हैं, नॉर्मल तरीके से नहीं चलेंगी, प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं यहां पर नॉर्मल तरीके से नहीं चलेंगी। जैसे अगर मैं बात करता हूं इनके एटॉमिक साइज की, अगर मैं बात करता हूं इनके एटॉमिक साइज की बेटा, सबसे पहले अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे, सबसे पहले आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो यहां पे इर्रेगुलर ट्रेंड है। क्या है बेटा, यहां पे एक इर्रेगुलर ट्रेंड है कि आप शुरुआत में जाओगे लेफ्ट से राइट तक, इनिशियली क्या हो जाएगा बेटा, साइज डिक्रीज करेगा, क्योंकि डी के अंदर इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं, तो सोचो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। शुरुआत में क्या होता है, जब इनिशियली हम बात करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से। क्यों, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन अभी कम है भाई, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन में इतना रिपल्शन होगा नहीं, तो ये डोमिनेट करता है, तो इनिशियली साइज डिक्रीज करता है। इन द मिडिल साइज बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर आते आते जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो काउंटर बैलेंस हो जाता है किससे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से। ठीक है, और फिर आप देखोगे इन द एंड, इन द एंड साइज क्या हो जाता है बेटा, वो इंक्रीज कर जाता है, डिक्रीज करने के बजाय इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम पड़ जाता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन जो है वो डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन तक भर रहे हैं। आप देख लेना एनसीईआरटी में कर्व को देखना, कर्व आपको इस तरीके से ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा हो जाता हुआ है, पुष्पराज वाला एकदम है, पुष्पा, ऐसा ही आपको एक कर्व दिखेगा इस तरीके से जाते हुए। तो पहले क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज करेगा, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा और फिर एकदम से इंक्रीज कर जाएगा। ये होता है रीजन। ये तीन चीजें हैं इसके अंदर, पहले डिक्रीज करा क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा था, फिर कांस्टेंट हुआ क्योंकि काउंटर बैलेंस हो गया रिपल्शन और अट्रैक्शन, जेड इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन, और फिर रिपल्शन जब ज्यादा हो गया अट्रैक्शन कम हो गया तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है 3D के अंदर, मोस्ट वैसे सबके अंदर देखने को मिलेगा, बट हाँ मोस्ट प्रोमिनेंटली ये देखने को मिलता है 3D ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। सेकंड अगर मैं बात करूंगा इसके केस में, सेकंड अगर मैं बात करूंगा कि सर ये तो चलो बात ठीक है, अगर हम टॉप से बॉटम जाते हैं, ये वाली बात तो थी साइज की लेफ्ट से राइट की, टॉप से बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं इंक्रीज होते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है बेटा, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, बट ये वाला इंटायर पार्ट जो है एप्लीकेबल होता है
फॉर किस किस की बात करें, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, इनके केस में तो ये काम करता है, इनके केस में ये काम करता है। बट इनके बाद अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये केवल थर्ड ग्रुप की बात कर रहा हूं, ये केवल थर्ड ग्रुप की चर्चा हो रही है। देखो थर्ड ग्रुप के बाद अगर मैं बात करूंगा, फोर्थ से लेके 12th ग्रुप तक जब मैं बात करूंगा, जब सबके केस में मैं बात करूंगा, तो क्या हो जाता है, आप याद रख लेना, साइज ऑफ 4D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट becomes approximately equal to size of 5D transition series एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, ऐसा क्यों होता है वो भी बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल बात करें, मैं बात कर रहा हूं आपका, लेट्स से टाइटेनियम ले लिया, जिरकोनियम ले लिया और हाफनियम ले लिया। तो होना ये चाहिए था कि टाइटेनियम का साइज सबसे छोटा होना चाहिए था, फिर जिरकोनियम का, फिर हाफनियम का। बट होता क्या है, जिरकोनियम और हाफनियम के साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाफनियम के केस में आप देखोगे यहाँ पे 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, और इनका एक ही रीजन है बेटा, पुअर शील्डिंग। इनका एक ही प्रॉब्लम है, पुअर शील्डिंग। यहां पर क्या लग रही होगी, पुअर शील्डिंग। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। और जनरली इसको बोलते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहां पर आपको ये साइज का वेरिएशन देखने को मिल जाता है। तो याद रख लेना, थर्ड सीरीज जो थर्ड ग्रुप जो होता है, वहां पर कोई भी एफ के इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना तो लेंथेनम में है ना एक्टिनम में है, उनमें एफ के इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो इसलिए उनके अंदर ये चीज देखने को नहीं मिलती है। बट इसके बाद क्योंकि 4f के इलेक्ट्रॉन आ गए, उनकी पुअर शील्डिंग है, पुअर शील्डिंग है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा बेटा, तो फिर यही चीज आपको देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गई है कि यहां पे कोई भी चीज रेगुलर तो नहीं चलने वाली है। इतना तो हमें क्लियर हो गया है कि यहां पर कोई भी चीज पूरी की पूरी रेगुलर नहीं काम करती है। आशा करता हूं ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब बात कर लेते हैं अगले पोर्शन की। देख लो भाई, देख लो, नेक्स्ट पार्ट जो है वो आता है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वो क्या आता है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी, इसकी बात कर लेते हैं। अरे देखो भाई, क्या है इसमें भी, क्या है, जैसे ट्रेंड वहां पे रेगुलर नहीं मिल रहे थे, यहाँ पे भी नहीं मिलेंगे, तो मतलब आयनेशन एंथैल्पी भी क्या है बेटा, इनकी इरेगुलर है, इरेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है। इसके केस में भी इरेगुलर ट्रेंड है, क्योंकि आपको पता है कि Z इफेक्टिव और साइज, ये दोनों ही क्या है बेटा, ये दोनों ही इरेगुलर हैं। तो जनरली आपको ये चीज जरूर महसूस होगी कि यहां पर कुछ ना कुछ लोचा तो जरूर चल रहा है। सेम तरीके से अगर बात करते हैं, सेम तरीके से अगर बात करते हैं, किस चीज की बात की जाए, अब किस चीज की बात की जाए, देखो मैं एक बात बोलूंगा, जितने भी ट्रेंड्स हैं और जितने भी ग्राफ्स हैं, जितने भी ट्रेंड हैं और जितने भी ग्राफ हैं, वो एनसीईआरटी से जरूर कर लें, वो एनसीईआरटी से जरूर कर लें। जैसे मेल्टिंग पॉइंट का कर्व हो गया, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो गई, ये सारी चीजें आप एक बार एनसीईआरटी से देख जरूर लेना कि आपको वो ग्राफ याद रहे, ताकि आपको बार बार वैल्यूज के रट्टे ना मारने पड़े। मैं बता रहा हूं कि वैल्यूज आपको याद नहीं करनी है, मैं पहले ही बता रहा हूं, कोई भी वैल्यू आपको याद नहीं करनी है, बट हाँ एटलीस्ट जो ट्रेंड है वो आपको पता जरूर होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अहम है इन चीजों के अंदर। अगर वो आप गड़बड़ कर गए तो मतलब पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का खास ख्याल रखना है बेटा इसके अंदर, कि जितने भी ट्रेंड्स हैं, जितने भी ग्राफ हैं, वो एनसीईआरटी से एक बार देख लें और उनको समझ लें। कुछ कुछ जगह देखो आपको काफी सारे रीजन यहाँ पे नहीं मिलेंगे, प्रॉब्लम यही है
कि हमने जब वैल्यू फाइंड आउट की तब उसके बाद हमने रीजन ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि रेगुलर ट्रेंड तो कोई भी नहीं चल रहा था। जैसे आप बात करते हैं एमएन के केस में कि मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल डाउन चला जाता है, एकदम लो हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, जबकि ये तो अच्छे खासे मेटल हैं और मेटल में मेल्टिंग पॉइंट इनका जनरली हाई होना चाहिए, और वो होता भी है, जनरली मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। बट एमएन के केस में क्योंकि बॉन्डिंग हाफ फिल्ड में हो रखी है, वो पहले से ही स्टेबल है, तो वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को यूज नहीं करता है अपनी मेटेलिक बॉन्डिंग में। अगर यूज नहीं करता है तो डेफिनेटली वो बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक बन जाती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट डाउन चला जाता है। तो ये कुछ बहुत चीजें हैं जो आपको समझनी है इस चैप्टर के अंदर, अदरवाइज एज सच और कुछ है नहीं। देखो साइज वाला था जो फंडा समझ में नहीं आता था, उसको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है, बाकी तो केवल इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें हैं। हाँ एक चीज और आती है यहां पर जिसकी हम बात करेंगे, विच इज ऑक्सीडेशन स्टेट। एक चीज और आती है जिसकी हम बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इनिशियली इंक्रीजेस अप टू मिडिल, मिडिल एलिमेंट तक तो पहली बात तो ये इंक्रीज करेगी, सही है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस आफ्टर दैट, उसके बाद ये डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूंगा एमएन में, देखो आप ये +7 तक जाता है, सही है कि नहीं, एमएन में ये +7 तक जाता है, तो वैसे +2 से स्टार्ट होगा, +2 +3 से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा एमएन तक, हाफ तक, मिडिल तक बढ़ेगा, और मिडिल के बाद फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम केसेस में जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है वो कौन सी मिलती है, वो +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाती है, +2 वाली मिल जाती है, ये काफी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मानी जाती हैं डी ब्लॉक के अंदर। अब क्योंकि इनके पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, डी के इलेक्ट्रॉन भी ये रिएक्शन में यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली ये लोग कैटलिस्ट की तरह बहुत अच्छा काम करते हैं। और आपने देखा भी होगा बहुत सारी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस जहां पर हम यूज करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के कैटलिस्ट को, क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सरफेस एरिया बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली अच्छा होता है। क्लियर है, आ गई बात समझ में, अरे बोलो भाई फटाफट से बता दो, और कोई भी डाउट आता जाए तो कमेंट बॉक्स में डालते जाना, मैं उन सब के आंसर करते जाऊंगा, ठीक है, पर्सनली मैं करूंगा सबके आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं जरा क्वेश्चन से रिलेटेड। अब जरा बात कर लेते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं आपको बताता भी चलूंगा कि हर क्वेश्चन की अप्रोच कैसे करनी है। थोड़ा टाइम देना है, पहले क्वेश्चन पढ़ के आप थोड़ा सा समय लगाओ, पॉज करो और फिर आंसर करो, और फिर देखते हैं सही है या नहीं है। क्या बोला हुआ है कि द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉपर 1 पॉजिटिव सॉल्ट इन एन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बोला है सेकंड आयनेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी। बोलो भाई क्या है। काफी ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, याद रखना, पहले ही बता रहा हूं। देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि स्टेबिलिटी बतानी है भाई, स्टेबिलिटी किसकी बतानी है, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस की ज्यादा है कॉपर पॉजिटिव एक्वस से। अब तुम सबसे पहले क्या सोचोगे, तुम्हारा दिमाग तो एक ही जगह जाता है सबसे पहले कि सर कॉपर 2 पॉजिटिव, सर ये तो गलत दे रखा है, सर ये तो 4s0 है, ये 3d9 है सर, जबकि ये तो 4s0 3d10 है सर, क्वेश्चन ही गलत है, ग्रेस मार्क्स चाहिए हमें तो। अरे नहीं है बेटा, ऐसा ऐसा नहीं है बेटा। तुम कहोगे सर यहां तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, यहां तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, फिर हमने इसको कंसीडर क्यों नहीं किया, हम तो उल्टा कह रहे हैं। बेटा याद रख लेना कि जब भी हम बात करेंगे स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, जब भी हम बात करते हैं स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ये सब डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, ये सब उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि कौन कितने अच्छे से ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकता है। अब देखो जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये बताया जाता है, इस चैप्टर में भी बताया जाता है, पहले जो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आया था वहां पर भी बताया जाता है, ये चीज बार बार चिल्ला चिल्ला के बताई जाती है बेटा कि जब भी आप इसको निकालोगे, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर की भी जब बात आती है तब भी यही बताया जाता है कि जब ये चीज आप निकालोगे तो आप लेते हो कोई भी एक एलिमेंट ए जो अपनी सॉलिड स्टेट में है बेटा, उसको आप कन्वर्ट करते हो ए गैसियस स्टेट में बेटा पहले, फिर वहां से बेटा आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो ए एन प्लस आप कर देते हो गैसियस स्टेट में एन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके, और फिर इसको आप पानी के अंदर ले जाते हो तब ए एन पॉजिटिव जो है वो एक्वस बन जाता है, ठीक है।
पहले केस में क्योंकि मैंने सॉलिड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया है, यहां पर लगती है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जनरली। अब मैं किसी भी सॉलिड को जब लेता हूं तो अपने आप गैसियस स्टेट में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो ये इनपुट है, इनपुट है मतलब प्लस में जाएगा। फिर देखो यहां से मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला है, मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला है, ये क्या हो जाएगा बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा, ये भी एक इनपुट है, ये भी प्लस में आएगा। और जब भी उसको पानी के अंदर डालते हैं तो यहां से क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, ये आउटपुट है। अब आप खुद सोचो कि सिस्टम का इनपुट अगर कम हो और आउटपुट बहुत अच्छा हो तो सिस्टम बहुत फीजिबल है ना। कॉपर 2 पॉजिटिव में भी यही होता है बेटा। कॉन्फ़िगरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन हमेशा केवल अपने सराउंडिंग पार्ट को, सराउंडिंग नेबरिंग एटम्स को थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है प्रॉपर्टीज के केस में, बट ये जो स्टेबिलिटी है एक्वा सॉल्यूशन की, ये कभी भी इससे अफेक्टेड नहीं होगी। ये डिपेंड करेगा इस प्रोसेस के थ्रू कि यहां पे क्या हो रहा है। अब देखो कॉपर 2 पॉजिटिव का साइज है छोटा कॉपर पॉजिटिव के कंपैरिजन में। अगर मैं बात करूंगा साइज के मामले में तो आपको पता है कॉपर 2 पॉजिटिव छोटा है कॉपर पॉजिटिव से। देखो भाई अगर ऐसा है तो आपको यह भी पता है कि हाइड्रेशन एनर्जी की जब हम बात करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी की जब बात करते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के होती है। हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। मतलब आप क्या कह सकते हो कि अगर मैं हाइड्रेशन एनर्जी की बात करूंगा बेटा तो कॉपर 2 पॉजिटिव की ज्यादा होगी कॉपर पॉजिटिव से, बस यही एक सोल रीजन है। क्योंकि आउटपुट तो सिस्टम का एक ही है ना, सिस्टम का आउटपुट एक ही, अगर आउटपुट बहुत ज्यादा रिलीज होगा तो मतलब सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो, ओनली हाइड्रेशन एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल दैट Cu2 पॉजिटिव इन एक्वा सॉल्ट इज मोर स्टेबल। इसलिए कॉपर प्लस जो है ना वो डिस्प्रोपोर्शनेट भी करता है। कॉपर प्लस जो है ना बेटा ये क्या कर जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू कॉपर एंड कॉपर 2 प्लस, क्योंकि उतना स्टेबल हो ही नहीं पाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? देख लो भाई, देख लो फटाफट से। काफी ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफी इलेबोरेटली मैंने बता भी दिया है ताकि आप गलती करो ही नहीं इसके केस में। तो आंसर आ जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी। बाकी तो सारे क्या हैं आपके इनपुट हैं। इनपुट लो होना चाहिए डेफिनेटली, इनपुट शुड बी लो बट आउटपुट मैक्सिमम होना चाहिए। कि रात को पढ़ाई की, सुबह नीट में 720 में से 720 आ गए, कितना अच्छा सिस्टम है। हाइपोथेटिकल ऑल दो बट सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? ठीक है, देख लो भाई, देख लो फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ भाई साहब ये तो बड़ा क्वेश्चन है काफी। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बोला है ऑल ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमो ऑक्साइड विच आर आयनिक। ठीक है, the highest oxidation number corresponding to the group number on transition metal oxide is attained in Sc2O3 to Mn2O3. Okay, basic character increases from V2O3 to V2O4 to V2O5 and V2O4 dissolves in acid to give VO4 3 negative. CRO is basic but Cr2O3 is amphoteric. उसने पूछा choose the correct answer from the option given below, B, C, A, E, B, D and C, D. काफी ही बढ़िया है भाई, काफी ही बढ़िया है क्वेश्चन। बताओ क्या होना चाहिए? जल्दी से बोलो। एनसीईआरटी में डायरेक्टली लाइन बाय लाइन भी दे रखी है इनकी, तो आप वहां से भी समझ सकते हो, बट ठीक है अच्छा क्वेश्चन है ये। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पॉज कर लो फटाफट से और फिर आंसर बताओ क्या होना चाहिए। पॉज कर लो कोई दिक्कत नहीं है बट आंसर आना चाहिए। बोलो बोलो भाई बोलो। ठीक है चलो भाई, उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सारे के सारे एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन है, देखो एज इट इज लाइन बाय लाइन है। सबसे पहले बोला है ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमो ऑक्साइड विच आर आयनिक। अब देखो स्कैंडियम के साथ प्रॉब्लम क्या है, स्कैंडियम को समझो, ये हो जाएगा 4s2 3d1 है।
स्कैंडियम के केस में आपको एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट मिलने को देखने को मिलेगी, विच इज Sc+3, ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, विच इज +3। अगर ऐसा करोगे तो Sc2O3 मिलेगा। ये बिल्कुल सही बात कही है, बिल्कुल सही बात कही। और मेटल के ऑक्साइड है, डेफिनेटली आयनिक तो होंगे ही, साइज अच्छा खासा है इनका, आयनिक तो होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है दी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर ऑन द ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेन इन स्कैंडियम टू Mn। मैंने बोला था कि शुरुआत में इंक्रीज करता है, तो आपको देखो यहाँ पे +3 देखने को मिल जाएगा, आगे +4 देखने को मिलेगा, फिर +5 आएगा, फिर +6 आएगा, और फिर यहाँ पे +7 आ जाएगा। ये बिल्कुल सही है, इस तरीके से आगे बढ़ता है और फिर इसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है बेटा, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब क्या है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 टू V2O4 टू V2O5। याद रख लेना, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है बेटा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बेटा इंक्रीज करता है, वैसे वैसे हमेशा याद रख लेना एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। इसलिए जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में भी, तब भी आपके ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता चला जाता है। जैसे SO3 ले लो, Cl2O7 ले लो, वहां पर वो इंक्रीज करता जा रहा है। स्टार्ट करो Li2O से, फिर आप जाओ BeO पे, फिर आप जाओ BeO हो गया ना, फिर उसके बाद B2O3 हो गया, फिर आपका CO2 हो गया, फिर आपका N2O5 हो गया, फिर आपका आगे की तरफ आप लेते जाओगे तो वो इंक्रीज करता जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है ना बेटा, हमेशा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर +3 है बेटा, यहाँ पर +4 है, और यहाँ पर +5 है, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होना चाहिए। V2O5 एसिडिक प्रीडोमिनेंटली होता है और V2O3 प्रीडोमिनेंटली बेसिक होता है। तो ये बात बिल्कुल सरासर अन्याय है बेटा, ये तो गलत बोल दिया है, ये तो बिल्कुल गलत बोल दिया है। ठीक है, और अगर मैं बात करूंगा V2O4 की बेटा, ये एम्फोटेरिक होता है, ये आपका एम्फोटेरिक होता है बेटा। और अगर इसको देखोगे V2O4 को, तो VO4 3 नेगेटिव नहीं बनाता है बेटा, ये VO के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जनरली एसिड के अंदर। ठीक है, तो ये तो नहीं बनाएगा, ये तो गलत है बेटा, ये भी गलत है। और CRO आपको पता है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फिर से वही बोला है, सेम कॉन्सेप्ट है कि +2 +3 +6 तक चला जाता है, तो आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ये बेसिक होता है बेटा, और ये एम्फोटेरिक होता है। और अगर मैं बात करूंगा CrO3 की बेटा, तो ये हो जाएगा एसिडिक। ये क्या हो जाएगा बेटा, CrO3 आपका एसिडिक बन जाएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट जो वहां मैंने बताया था। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन से हैं, केवल C एंड D, C एंड D गलत है बेटा, ऑप्शन नंबर D आ जाएगा आंसर। देख लो, अच्छा क्वेश्चन था ये, लाइन बाय लाइन पूछा गया है एज इट इज NCERT से, तो आप याद रख लेना। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि NCERT करना मस्ट है इसके केस में। आइए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, असर्शन दे रखा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अलोंग ईच सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाउएवर स्मॉल वेरिएशंस अगर वी नो कि ट्रेंड जो है वो रेगुलर नहीं है, वेरिएशन जरूर आएंगी। क्योंकि क्या होता है, देयर इज अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज व्हिच अकंपनीज द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर डी ऑर्बिटल। इनर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग होती है तो बेसिकली होगा क्या, यहां पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि इनकी तो पुअर शील्डिंग है। तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों स्टेटमेंट मुझे सही दिख रहे हैं, बिल्कुल सही दिख रहे हैं। और इसका कहीं ना कहीं रीजन यही है कि जब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, हम जानते हैं उसका रीजन क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहीं ना कहीं बढ़ रहा होगा। तो बिल्कुल सही बात है कि बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर C। ये तो हलवा क्वेश्चन था बिल्कुल, देख लो भाई, ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन था। इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता है, डायरेक्टली तो हमको पता ही है। और उसने बोल भी दिया है कि वेरिएशन तो जरूर आएंगी, क्योंकि कोई भी ट्रेंड यहां पर रेगुलर नहीं है। डन, डन है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फिर से असर्शन है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड्स आर लोअर देन द अर्ली लेंथेनॉइड्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग 5f ऑर्बिटल्स इन एक्टिनॉइड्स व्हिच एक्सपीरियंस ग्रेटर शील्डिंग फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। बोलो भाई क्या होना चाहिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, और अभी लेटेस्ट वाला ही क्वेश्चन है ये।
एकदम लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है ये है आपका लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड से। लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड में फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। देखो अगर चाहते हो तो मैं लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड का बेसिक आइडिया आपको पहले दे देता हूँ। लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड का मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ। मुझे पता है आप थोड़ा सा घबरा जाओगे इस चीज को देखकर, सर हमको तो नहीं पता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लैंथेनाइड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज सब कुछ बहुत सिंपल है इनके केस में, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो लेंथेनाइड्स के केस में आप देखोगे लेंथेनम को इंक्लूड नहीं करना है बेटा, सीरियम से स्टार्ट होता है, ठीक है। लास्ट सिर पर नदी पैरों में समुद्र यूं वर्ल्ड कप देखेगा और ये भी लुटाएगा, ल्यूटेशियम तक जाकर ये बेटा खत्म हो जाता है, ठीक है लेंथेनाइड्स। और अगर मैं बात करूंगा एक्टिनाइड्स की, अगर मैं बात करूंगा एक्टिनाइड्स की, तो ये थोरियम से स्टार्ट होता है बेटा और ये जाके खत्म होता है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में फरमाएंगे मेडोना एंड लारा, ये होता है लॉरेंशियम पे जाके खत्म, ठीक है। तो इधर आप देखोगे ये होता है बेटा 58 से 71 पे जाके खत्म, तो 14 एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए। और ये जाएगा बेटा 90 से लेके 103 पे, 14 एलिमेंट्स यहां पर आ गए। यहां पर आप देखोगे आप 4f के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे, जबकि यहां पर आप जो फिल करोगे बेटा वो 5f के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे, ठीक है। ये पहली चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो याद रख लेना, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे अच्छा क्या है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो अगर आपको कभी भी समस्या आए ना कि क्या हो सकता है क्या नहीं होगा, याद रख लेना +3 जो है इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ही +3 है और वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। पता नहीं क्यों है, क्या रीजन हो सकते हैं, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, बट हाँ वो सबसे स्टेबल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। और यहां पर +3 में आपको रेगुलर क्या देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। यहां पर आपको रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूं, ठीक है, ये एलिमेंट्स हमारे पास लेट्स से दे रखे हैं सारे के सारे। आप अगर +3 में लिखोगे ना बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये आ जाएगा बेटा, ये आएगा 4f1, ये आएगा बेटा 4f2, ये आएगा बेटा 4f3, ये आएगा बेटा 4f4, ये आएगा बेटा 4f5, ये आएगा बेटा 4f6, ये आएगा बेटा 4f7, ठीक है। ऐसे ही +3 में अगर मैं इनकी बात करूं, 4f8 आ जाएगा बेटा, 4f9 आ जाएगा, 4f10 आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा 4f11, 4f12, 4f13 एंड 4f14, ये आ जाएगा बेटा। देखो ये नॉर्मल इनका चलता है कॉन्फ़िगरेशन, तो +3 में निकालना सबसे आसान है। बट आप समझोगे कैसे कि और कैसे आ सकता है सर, इसको जरा इलेबोरेट कीजिए। तो देखो याद रख लेना 7 और उससे ऊपर वाला, 14 और उससे ऊपर वाला, इनको तो आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, इनका आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि 4f7 वाला जो है इसको आप देखोगे 6s के इलेक्ट्रॉन तो सबके पास आएंगे 2, 6s2 आएगा, यहां पर 5d1 भी आ जाता है और फिर आता है 4f7 बेटा, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाता है बेटा 6s2 5d1 एंड 4f7 आ जाता है बेटा इसके अंदर। और इससे ऊपर वाले में देखोगे क्या आएगा बेटा पता है, 6s2 आएगा एंड 4f7 आएगा इसके अंदर भी, इससे ऊपर वाले में।
तभी आप यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4f6 बनेगा, यहाँ से 3 निकालोगे तो 4f7 बनेगा। सेम चीज यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है बेटा, सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। यहाँ देखोगे क्या हो जाएगा बेटा, 6s2 तो सबके अंदर ही है, यहाँ पे भी 5d1 आता है और फिर आता है 4f14, और इससे ऊपर वाले में केवल 6s2 आएगा बेटा और 4f14 यहाँ पे भी आएगा। देख लो, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका काम हो गया। ये इटरबियम का बोला है मैंने और ये ल्यूटेशियम का बोला है, ठीक है, डन है। ये यूरोपियम का बोला है, ये गैडोलिनियम का बोला है, नाम पता होने चाहिए बेटा। और सेम अगर इसमें बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 6s2 तो इसमें भी आएगा, यहाँ पे भी क्या आता है 5d1 आता है और फिर आता है 4f1। जबकि इसके केस में देखोगे तो क्या हो जाएगा, 6s2 आएगा बेटा और 4f सीधे सीधे इसमें 3 आ जाता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़े थोड़े आपको पता होने चाहिए, बाकी सब नॉर्मल ट्रेंड है, बाकी सब नॉर्मल ट्रेंड है। इतनी सिंपल चीज बता रहा हूं मैं ताकि आप समझ सको बेटा, वरना तो आप गलतियां करते रह जाओगे इसके अंदर, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, क्लियर है। ऑक्सीडेशन स्टेट ही इसमें सब कुछ है, मैक्सिमम काम जो कर रही है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ही कर रही है सारा का सारा इसके केस में। ठीक है, डन। यहां पर आपको इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा नोन है नहीं। एक चीज और आती है जो नोट करने वाली है, एक चीज और आती है जो नोट करने वाली है कि अगर मैं बात करता हूं आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनॉइड्स वर्सेस लैंथेनॉइड्स, ठीक है, ये सबसे बड़ी काम की चीज है इसके अंदर गौर करने वाली कि अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स की अगर कंपेयर करता हूं तब क्या होगा। देखो याद रख लेना, याद रख लेना कि actinides show higher oxidation states easily। एक्टिनॉइड्स के केस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत आसानी से मिल जाएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि 5f is far from nucleus in comparison to 4f। 4f के कंपैरिजन में 5f जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा बाहर की तरफ है, ठीक है, इट इज स्लाइटली फार अवे, इट इज स्लाइटली फार अवे, ठीक है, इन कंपैरिजन टू 4f। 4f न्यूक्लियस के पास है, 5f ज्यादा दूर है। अगर ऐसा है इट मींस 5f इलेक्ट्रॉन्स कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो अगर 5f इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 60 के जो एक आधे इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी करेंगे और 7s के तो करेंगे ही करेंगे, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं। और यही रीजन है बेटा, यही रीजन है कि अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं एक्टिनॉइड्स के केस में इन कंपैरिजन टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथेनॉइड्स, तो डेफिनेटली एक्टिनॉइड्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है बेटा वो कम होती है इन कंपैरिजन टू लैंथेनॉइड्स। ये याद रख लेना। हम ऐसा सोचते हैं कि एक्टिनॉइड्स में ज्यादा होनी चाहिए जबकि एक्टिनॉइड्स में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है लैंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि लैंथेनॉइड न्यूक्लियस के पास हैं थोड़े से और एक्टिनॉइड क्योंकि 5f चला गया है मतलब न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गया है। अब दूर हो गया है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, निकल भी सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी हायर हो सकती है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी फिर कम हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर नोट करने वाला। क्लियर है, देख लो भाई, अच्छे से देख लो इसको। डन। चलिए आइए जरा आगे समझते हैं। अब ये क्वेश्चन तो आपको पता चल ही गया होगा, ये क्वेश्चन तो आपको पता चल ही गया होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड्स आर लोअर देन फॉर अर्ली लैंथेनॉइड्स। Electrons are entering 5f orbitals in actinoids which experience greater shielding from the nucleus। अब क्योंकि यहां पर
आगे की तरफ 4F के भी आ रहे हैं, उसके आगे 4D भी आ रहा है, उनमें शील्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा रही होगी, तो यहाँ तक ये वाले जो हैं एक्स्ट्रा शील्डिंग एक्सपीरियंस करते हैं अंदर की तरफ से। तो अंदर की तरफ से इतना इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ नहीं पाता है, आ नहीं पाएगा तो ये आसानी से निकल जाएंगे। तो बात तो ये बिल्कुल सही है कि आयनेशन एंथैल्पी एक्टिनोइड्स की कम होती है लैंथेनॉइड के कंपैरिजन में, क्योंकि 5F थोड़ा सा दूर है, वहां तक शील्डिंग जो है वो थोड़ी कम ही एक्सपीरियंस हो पाती है। शील्डिंग अंदर ही बहुत सारी हो चुकी है, अगर बहुत सारी अंदर एक्सपीरियंस हो चुकी है तो बाहर तक उतना न्यूक्लियर का चार्ज आएगा नहीं तो उनकी आयनेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हम क्या बोल सकते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा बेटा ये। देख लो भाई, देख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। डन डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है गैडोलिनियम हैज लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ। आप देखो गैडोलिनियम हमने अभी पढ़ा था, देखो हमने अभी पढ़ा था, यहाँ पे कहाँ गया गैडोलिनियम। गैडोलिनियम है ये बेटा, गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो 6s2 5d1 एंड 4f7 ये है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उसने बोला है गैडोलिनियम हैज़ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ हाई बेसिक कैरेक्टर, स्मॉल साइज, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो भाई क्या हो जाएगा, गैडोलिनियम के केस में हमारे पास क्या था, 6s2 था, 5d1 था एंड 4f7 था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं गैडोलिनियम 2+ से गैडोलिनियम 3+ तक जाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 5d1 4f7 है बेटा, और ये हो जाएगा केवल 4f7। और ये क्या होता है बेटा, ये हाफ फिल्ड है, ये अभी क्या है, हाफ फिल्ड है। हाफ फील्ड में आप जानते हो एक चीज कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम तरीके से अरेंज हो रखे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरीके से अरेंज हो रखे हैं। देखो भाई, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक के साथ एक्सचेंज कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज एंथैल्पी। अब यहाँ पे अगर सारे के सारे सेम स्टेट में ही हैं, कोई भी अलग नहीं है, तो इसकी एक्सचेंज एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी। इस वाले इलेक्ट्रॉन को आप इधर 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 कहीं भी रख सकते हो, इस वाले इलेक्ट्रॉन को आप इधर 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 कहीं भी रख सकते हो, इस वाले इलेक्ट्रॉन को आप इधर 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 कहीं भी रख सकते हो, आगे वाले को आप इधर इधर कहीं भी रख सकते हो, आगे वाले को इधर रख सकते हो। तो यहाँ पे काफी सारे वेरिएशंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से काफी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि सिमेट्रिक है। ये क्या है आपका, सिमेट्रिक है बेटा, हाईली सिमेट्रिक है बेटा। तो यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा हाई हो जाती है, बस उसी की वजह से क्या हो जाता है, उसकी आयनेशन एंथैल्पी तीसरी वाली लो हो जाती है, क्योंकि वो स्टेबल सिस्टम में जाना चाहता है। ये वाला थोड़ा सा अनस्टेबल दिख रहा होगा, बट ये हाफ फिल्ड है, इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल है। तो कोई अनस्टेबल से स्टेबल में जब जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो वैल्यू काफी लो रहेगी, क्योंकि वो जाना चाहता है। तो आप क्या बोल सकते हो, एक्सचेंज एंथैल्पी इसके अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। स्मॉल साइज होना जरूरी नहीं है, आपको पता है कि वैल्यू कम हो रही है थर्ड आयनेशन एंथैल्पी की, तो साइज का वेरिएशन कोई नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी कोई लेना देना नहीं है, और बेसिक कैरेक्टर तो कहीं भी रोल प्ले नहीं करता है, केवल एक्सचेंज एंथैल्पी आती है। 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया जाता था बिल्कुल लास्ट पार्ट में कि एक्सचेंज एंथैल्पी हुआ क्या करती थी। इसको देखोगे तो आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे भी 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 कर सकते हो, और यहाँ पे भी कर सकते हो। ऐसे एक्सचेंज एनर्जी की बात हुआ करती थी। देख लो भाई, देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है काफी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है इन द न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड इनटू आयोडेट, द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन दिस रिएक्शन इज। तो पहले समझ लो कि यहां पे एक पार्ट और आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज बेसिकली KMnO4 एज वेल एज K2Cr2O7। ये दो पार्ट आते हैं। अब देखो KMnO4 की बात जब आप करोगे, KMnO4 की बात जब आप करोगे बेटा, तो यहां पर Mn जो है +7 में है,
हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये काफी अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये काफी अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि Mn अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को रख नहीं सकता है, उसके बस की नहीं है। जबकि इसके नीचे फैमिली में देखोगे तो वो सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, जबकि इसके केस में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है। तो आप देखो, अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में लेते हो तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट होता है Mn+2 में। पहली बात तो ये कन्वर्ट होता है Mn+2 में, और यहां पर आप देखोगे चेंज कितने का हुआ है, +7 से +2, 5 का चेंज हुआ है। तो यहां पे एन फैक्टर कितना आता है बेटा, इसका एन फैक्टर आता है 5। डन। अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूं हाईली बेसिक मीडियम में, ये क्या है, हाईली अल्कलाइन। हाईली अल्कलाइन मीडियम में बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा K2MnO4 में, मतलब ये चला जाता है Mn+6 में। यहां चेंज कितने का आया है, केवल 1 का आया है, तो एन फैक्टर कितना हो जाता है बेटा, इसका 1 हो जाता है। और अगर इसको मैं लेता हूं न्यूट्रल या फिर स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में, इसको मैं लेता हूं न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन या फेंटली अल्कलाइन, कुछ भी बोल लो, इसमें अगर लेता हूं तो ये कन्वर्ट होता है MnO2 में बेटा, जहां पर ये जाता है +4 में। तो +7 से +4 का चेंज बेटा कितने का आया, 3 का आया, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, इसका 3 हो जाएगा। उसने क्या पूछा है कि जब इसको हम लेते हैं न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम में, तो KMnO4 आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट करता है, मतलब आई नेगेटिव जो है वो कन्वर्ट हो रहा है IO3 नेगेटिव में। ठीक है भाई। उसने बोला है कि चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन दिस रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां जाएगा। देखो भाई, तो +7 से +4 जाना चाहिए, +7 से +4 जाना चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना इजी है। और K2Cr27 केवल एसिडिक मीडियम में काम करता है, बेसिक में तो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं, सेम उसके साथ भी यही पंगा है, सेम उसके साथ भी यही पंगा है। अगर मैं बात करता हूं K2Cr2O7 की, तो यहाँ क्रोमियम जो है +6 में है, ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपने ऑर्गेनिक में रिएक्शंस तो पढ़ी ही होंगी ऑक्सीडेशन की, जहां पे K2Cr2O7 या फिर KMnO4 को हम लोग यूज करते हैं। आप देखोगे कि जब एसिडिक मीडियम होता है ना, तभी ये कन्वर्ट होता है Cr3+ में, तभी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको Cr2O7 2 नेगेटिव को अगर मैं बेस के अंदर डाल दूं, बेस के अंदर डाल दूं, ये अपनी स्टेट ही चेंज कर लेता है, ये कन्वर्ट हो जाता है CrO4 2 नेगेटिव में, जहां पर क्रोमियम +6 में ही है, +6 में ही है, तो रेडॉक्स तो कुछ भी नहीं हुई है, बट उसने अपना जो स्पीशीज थी वो चेंज कर ली। तो बेसिक मीडियम में Cr2O7 2 नेगेटिव कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। और जब इसको आप लेकर जाओगे बेटा एसिडिक मीडियम में, तो ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब बेसिक मीडियम में कौन सी स्पीशीज काम करती है, वो काम करती है CrO4 2 नेगेटिव, और जबकि एसिडिक मीडियम में कौन काम करती है, Cr2O7 2 नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर है? ये बस छोटी छोटी पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। देख लो भाई। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द स्टेटमेंट गिवन इन लिस्ट 1 विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट गिवन इन लिस्ट 2। आइए देखते हैं क्या है। एलिमेंट दैट एक्सिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली, मैंने बताया था कौन होने वाला है। देखो भाई, एन एलिमेंट दैट एक्सिबिट मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। एलिमेंट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। और एन एलिमेंट दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर ही नहीं करते हैं। फटाफट से बोलो क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी बोलो, मतलब बिना देरी किए बोलो। पॉज कर लिया करो जब भी ऐसा लगे, तुम कर सकते हो क्वेश्चन, मुझे पूरा पता है, मुझे पूरा आइडिया है कि तुम लोगों के अंदर वो कैपेबिलिटी है क्वेश्चन को करने की। बस थोड़ा सा अप्रोच लगाओ, काम हो जाएगा। कैसे करेंगे सर? +3 के लिए आपने तो बताया था कि स्कैंडियम है, स्कैंडियम है अकेला जो +3 कर सकता है। सर इसको क्या मैं थर्ड से अटैच कर दूं?
मैंने बोला ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एन एलिमेंट दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, सर ये तो आपने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या इसको मैं 2 से अटैच कर दूं? मैं कहूंगा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, कर दो बेटा, कोई भी इशू नहीं है। तो ए का 3 से कहां अटैच है? ए का 3 से 2 ऑप्शन में अटैच है, तो बी को भी उड़ा दूं और सी को भी उड़ा दूं। और डी का सेकंड सेकंड दोनों में अटैच है, देखो डी का सेकंड सेकंड दोनों में अटैच है, मतलब इन दो क्वेश्चन में, इन दोनों पार्ट में, ऑप्शन में अब लड़ाई हो रही है। अब बोला है कि एलिमेंट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एलिमेंट एग्जिबिट मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो देखो मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमको पता है Mn की होती हैं, तो बी का फर्स्ट होना चाहिए, कहीं ना कहीं बी का फर्स्ट होना चाहिए। तो आंसर क्या मिल गया? डी मिल गया है हमें। वैसे तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, देख लो भाई, ये भी गलत हो जाएगा। और यहां पर मुझे ये भी पता चल गया है कि एलिमेंट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 स्टेट विच इज क्रोमियम, विच इज क्रोमियम। देखो भाई अब कैसे है सर, इसको समझाओ, हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया कि क्रोमियम +2 में रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, ये वाला पार्ट हमको समझ में नहीं आया। बाकी तो मुझे लगता है सब क्लियर हो गया होगा। स्कैंडियम में आप देखो 4s2 3d1 है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही निकालता है, तो +3 उसमें बनती है, ये मैंने बता दिया था। Mn के केस में बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट बनती हैं, +2 +3 +4 +5 +6 +7 सारी बन जाती हैं मैक्सिमम, और आपको काफी सारे कंपाउंड तो देखने को भी मिलते हैं इनके केस में। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक को कंसिडर नहीं करते, ये भी मैंने बता दिया था। अब बात आती है कि इसको कैसे करें। देखो क्रोमियम के केस में आप देखना, क्रोमियम 2+ है बेटा, और इधर मैंने लिखा है क्रोमियम 3+। बेटा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है इसका 4s0 3d 4 है बेटा, और यहां हो जाएगा 4s0 3d3 हो जाएगा। तो ये हमेशा टेंडेंसी रखता है खुद को ऑक्सीडाइज करने की। ऐसा क्यों है? अगर 3d3 हो गया बेटा, तो इसका T2G देखो, T2G3 Eg0, यहां पर आपको क्या मिल जाएगा बेटा? कोऑर्डिनेशन से याद करना, हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा इसको। क्या मिल जाएगा बेटा? हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा इसके सभी कंपाउंड्स के अंदर, अगर ये बनाता है। और जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है, तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, इसका मतलब क्या है? ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अरे जल्दी बोलो। और ये भी कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के अंदर भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहती है, तो +2 हमेशा कन्वर्ट होगा +3 में, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। डन है बेटा, आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन था, देख लो, देख लो, समझ लो, भाल लो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ लैंथेनाइट्स विद वन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट एंड वन स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। कौन सा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है और कौन सा एक रिडक्टेंट है, ये पहचानना है आपको, ये पहचानना है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो बेहतरीन क्वेश्चन। और ये निकलेगा किससे? ये निकलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ये निकलेगा किससे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बेटा, ये निकलेगा किससे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बोलो। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा सीरियम के केस में 4+ की, इसकी टेंडेंसी है सीरियम +3 में जाने की। क्यों? सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब भी हम लैंथेनॉइड की बात करेंगे,
इनके केस में केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है विच इज +3, तो ये हमेशा उसी में जाना पसंद करेंगे। अब वैसे आप कहोगे कि सर सीरियम में कोई दिक्कत तो नहीं थी। सीरियम अगर हम देखते हैं तो यहाँ तो होता है 6s2 5d1 एंड 4f1, इसके चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, तब अच्छी बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ पर आप देखोगे ये हो जाएगा 6s2 5d 5d1 एंड 4f1 होता है वैसे इसका। और अगर +4 की बात करेंगे तो सब कुछ जीरो है इसके अंदर, 6s भी जीरो है, 5d भी जीरो है एंड 4f भी जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि ये इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, तो ये तो जाएंगे किसके अंदर, 4f1 के अंदर जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये स्टेबल है। ये बात आपको याद रखनी है, नो मैटर व्हाट। केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक पार्ट होता है स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए, वो सब कुछ नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर भी होते हैं। इनके लिए +3 स्टेबल है क्योंकि इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू यही बोलती हैं, तो आप मान के चलोगे कि वही स्टेबल है। अगर ऐसा है बेटा तो ये खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है +4 से +3 में। अगर खुद को रिड्यूस कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो जाएगा बेटा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो टर्बियम 4 पॉजिटिव भी 3 पॉजिटिव में जाएगा, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, तो ये तो हटा दो, ये तो हटा दो, ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग EU की, EU+2। आप देखो फिर से EU+2 देखो, यहां पे EU+2 की बात करूं, आप कहोगे सर ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, 6s2 4f7, दिक्कत क्या है इसके अंदर। मैंने बोला बेटा आपको देखना ही नहीं है, ये 6s0 4f7 हाफ फिल्ड क्यों ना हो, ये एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट करेगी, बट फिर से इनका काम है EU+3 में जाना, क्योंकि +3 इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा। ये हो जाएगा 6s0 4f6 हो जाएगा, ये फिर से एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, ये फिर से एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे ये थी, जैसे ये थी बेटा। अब ये अगर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो EU2+ खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा गुड रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा बेटा। ये बस यही कॉम्बिनेशन तो चाहिए था, यही कॉम्बिनेशन तो चाहिए था। तो एक सीरियम +4 का हो, एक EU+2 का हो, हमारा काम हो गया। क्या दे रखा है हमें, सीरियम +4 दे रखा है, EU+2 दे रखा है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा। डन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, इससे आपका काफी काम हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है अब अगला क्वेश्चन, द डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द एक्टिनॉइड सीरीज इज ग्रेटर एंड मोर ग्रेजुअल देन इन द लेंथेनॉइड सीरीज ड्यू टू। अब ऐसा क्यों है, बोला है कि डिक्रीज इन द साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द एक्टिनॉइड सीरीज इज ग्रेटर एंड मोर ग्रेजुअल, ज्यादा भी है डिक्रीमेंट इसके केस में और ग्रेजुअल भी है इन कंपैरिजन टू लेंथेनॉइड सीरीज, क्योंकि 4f ऑर्बिटल्स आर पेनल्टीमेट, 4f orbitals have a greater shielding effect, 5f orbitals have a poor shielding effect and 5f orbitals have a greater shielding effect। बोलो भाई क्या होना चाहिए, ये तो हलवा क्वेश्चन है भाई, ये तो हलवा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बोल दो भाई, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। देखो हमको ये पता है
कि अगर मैं बात करूंगा इनके इस केस में साइज जो है वो बहुत ज्यादा गिर रहा है और बहुत ग्रेजुअली गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि 5F की शील्डिंग जो है वो 4F से बहुत पुअर है। अगर इनकी शील्डिंग और पुअर हो गई बेटा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लास्ट तक जाते जाते थोड़ा सा बढ़ जाएगा और उस केस में आपकी क्या हो जाएगी, साइज का डिक्रीमेंट ग्रेजुअल हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि 5F ऑर्बिटल्स की और ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है इन कंपैरिजन टू 4F, तब ये केस आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तभी तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है इन कंपैरिजन टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। डन? डन? आइए आगे बढ़ते हैं। Given below are two statements. Cr2 plus is oxidizing and Mn3 plus is reducing in nature. Scandium 3 plus compounds are repelled by applied magnetic field. In the light of our statement, choose the most appropriate answer given below. देखो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने अभी देखा था कि Cr2 पॉजिटिव कन्वर्ट होता है Cr3 प्लस में, क्योंकि पहली बात तो ये एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, पहली बात तो ये एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे हो जाता है 4s0 3d3, जिसमें T2G3 और Eg0, इसमें हाफ फिल्ड T2G भी रहता है, इसके पास हाफ फिल्ड T2G भी रहता है। मतलब इस ये क्रोमियम 2 प्लस से क्रोमियम 3 प्लस प्रोसेस क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ये प्रोसेस क्या हो जाएगी बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर मैं बात करता हूं Mn3 प्लस कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस में, क्योंकि इसमें देखोगे ये हो जाता है 3d4 बेटा, और ये हो जाता है 3d5, जो कि हाफ वेल्ड है, जो कि हाफ वेल्ड है बेटा। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, हाफ वेल्ड है। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं स्कैंडियम 3 प्लस, तो यहां देखोगे 4s0 3d0 हो गया, मतलब n की वैल्यू हो गई 0, ये बन गया डायामैग्नेटिक। ये क्या बन गया है बेटा, डायामैग्नेटिक बन गया है। ठीक है, ये बन गया है डायामैग्नेटिक। बोलो क्या होगा? अब तो मैंने सब कुछ बता दिया है बेटा, अब तो मैंने सब कुछ बता दिया है। अरे बोलो भाई, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। देखो सबसे पहली बात है कि Cr2 प्लस अगर बोला है उसने Cr2 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग एंड Mn3 प्लस इज रिड्यूसिंग इन नेचर। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग इन नेचर का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है और रिड्यूस कर सकता है। अगर किसी स्पीशीज के लिए बोल जाए इट इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, इसका मतलब क्या है, उसका नेचर ऐसा है कि वो दूसरी स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर सकती है। जबकि हमको यहाँ पे उल्टा मिल रहा है कि क्रोमियम 2 पॉजिटिव जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और जबकि Mn3 प्लस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमको ये देखने को मिल रहा है अभी। तो Mn3 प्लस को हम बोलना चाहिए कि वो ऑक्सीडाइजिंग होता है नेचर में, क्योंकि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है और खुद रिड्यूस हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत दिख रहा है। अगर ये बोलते हैं इनके खुद के नेचर का कि सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर एंड सेल्फ रिड्यूसिंग इन नेचर, तब हम मान के चलते कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता। बट यहाँ पर जब भी ऐसी बात होती है कि इट इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, मतलब वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऐसा मतलब होता है। तो ये वाला पार्ट तो गलत है और स्कैंडियम वाला पार्ट बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। डी ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? डन? डन? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ। ये हमने अभी पढ़ा था, देखो मैंने तुमको बताया था कि वही रीजन है। मैक्सिमम क्वेश्चन उसी चीजों के अराउंड घूमेंगे, आप एक बार पढ़ लो अच्छी तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि जिरकोनियम एंड हाफनियम, हमने बोला था कि जिरकोनियम और हाफनियम का साइज बिल्कुल सेम हो जाता है ऑलमोस्ट। इसका मतलब क्या है, रीजन क्या होना चाहिए, डायगोनल रिलेशनशिप तो होगी नहीं। अरे कहां से हो जाएगी, जिरकोनियम और हाफनियम एक दूसरे के नीचे आते हैं। बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, सेम ग्रुप के अंदर अगर बिलोंग करते तो साइज बढ़ता, नॉर्मली लेफ्ट जब टॉप से बॉटम जाते हैं तब साइज बढ़ता, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज से कोई लेने देना नहीं है, हमको पता है केवल लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि हाफनियम में आप देखोगे 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर पुअर शील्डिंग लगेगी, यहां पर लगेगी पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। और बेटा इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को हम नाम देते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतना आसान सा ये सवाल है, देख लो भाई फटाफट से। डन। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या बोल रहा है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज लैंथेनाइट्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्टिनाइट्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, actinide contraction is greater for element to element than lanthanide contraction, and most of the trivalent lanthanide ions are colorless in the solid state। पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा होना चाहिए, बोलो भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा होना चाहिए, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बोलो भाई, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई ये तो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मतलब क्या ही बताऊं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बेटा ये तो। देखो लेंथेनाइट्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बात बिल्कुल सही है। टिपिकल मेटल्स हैं, मेटल्स हैं तो डेफिनेटली इनके अंदर ये प्रॉपर्टी आएगी, ये तो करेक्ट है। एक्टिनाइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, बिल्कुल सही बात है। एक्टिनाइड्स भी अच्छे खासे रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारी दिखा देते हैं। इनके 5f इलेक्ट्रॉन, इनके 6d इलेक्ट्रॉन, इनके 7s इलेक्ट्रॉन सारे पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप फाइनली डिवाइड कर दोगे, पाउडर फॉर्म में कर दोगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, रिएक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर होता है एलिमेंट से एलिमेंट लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग, बिल्कुल सही बात है ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप देखोगे ट्राईवेलेंट लेंथेनॉइड आयंस जो है ना, वो मोस्टली कलर्ड होते हैं बेटा, मोस्टली कलर्ड होते हैं बेटा, क्योंकि उनके पास क्या है बेटा, अनपेयर्ड 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास अनपेयर्ड 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहां पर आप अगर बात करोगे एलन को, बात कर लोगे, सॉरी लेंथेनम को बात कर लो, ये नहीं दिखेगा आपको, इसके अंदर नहीं दिखेगा। लुटेशियम की बात करूंगा, ये भी नहीं दिखेगा। ये कलरलेस होते हैं, इनका मैं मान सकता हूं, ये दोनों ही आपको कलरलेस दिख जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर कोई भी अनपेयर्ड 4f इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। बाकी सब में अनपेयर्ड 4f इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे FF ट्रांजिशन होगा, डेफिनेटली वो कलर्ड होंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट बेटा सरासर गलत है, ये वाला स्टेटमेंट सरासर गलत है। डन, डन आ गया समझ में, देख लो भाई, देख लो फटाफट से देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आगे की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Cr2+। अरे इससे हलवा क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या, इससे हलवा कोई क्वेश्चन हो सकता है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। ये तो हम जानते हैं कि क्रोमियम 2+ की जब हम बात करेंगे वैसे होता है 4s1 3d5, तो ये हो जाएगा 4s0 3d4 हो जाएगा बेटा। इसका मतलब आप देख लो इसको,
1 2 3 4 है बेटा, एन की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पे 4। क्रोमियम 2 प्लस में एन की वैल्यू आ गई है 4। जल्दी देखो बेटा, अगर 4 आ गई है तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एन, एन प्लस 2 हो जाएगा बेटा, विच इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 6 चौक 24 हो जाएगा, मतलब 4.89 के आसपास कुछ आना चाहिए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेटा, ऑप्शन नंबर ए। बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है, तो बेटा बीएम लिख देंगे इसको। ठीक है, डन है। इतना आसान क्वेश्चन है, तो हलवा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ये तो कहीं ना कहीं मुझे सही दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं मुझे सही दिख रहा है। Interstitial compounds are those compounds that are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनकी लैटिस होती है काफी बड़ी, और उसके अंदर अगर छोटे छोटे ऐसे एटम्स जो है आके ऑक्यूपाई कर जाते हैं, तो एज सच कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होती है, वो बस ट्रैप हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बट उससे क्या होता है, क्योंकि पैकिंग अब थोड़ी सी एनहेंस हो गई है, गैप कम हो गया है, तो उससे इनकी पैकिंग स्ट्रांग हो जाती है, इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, और इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी एनहेंस हो जाती हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 2 नेगेटिव एंड Cr2O7 2 नेगेटिव आर नॉट सेम। आप निकाल के देख लो, क्रोमियम का मान लिया x, 4 ऑक्सीजन है, -2 विल बी इक्वल टू -2। यहां से बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, +6 आ गई, इसको निकालो, ये हो गया 2x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई -2 विल बी इक्वल टू -2। यहां से क्या आ गया बेटा, x की वैल्यू आ गई +6। तो दोनों ही आपके क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो हैं वो +6 में है बेटा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है, यही गलत दिख रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि क्रोमियम 2 प्लस G4 इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2 प्लस इन वाटर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्रोमियम 2 प्लस जो है वो जाना चाहता है क्रोमियम +3 में। अब इसके दो रीजन है, ऐसा अब तुम कहोगे कि सर ऐसा क्यों है, क्यों Fe, सर Fe तो 2 पॉजिटिव जो है, Fe3 पॉजिटिव में भेज दो आप, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है बेटा, एक तो क्रोमियम का साइज छोटा है और +3 में और छोटा साइज हो गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा निकलेगी, और ये T2G3 Eg0 वाला जो है, ये वाला पार्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है इसके केस में। ठीक है, वैसे इसका D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी इसका सपोर्ट करती है पानी के अंदर, और D3 कॉन्फ़िगरेशन भी इसका सपोर्ट करता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। डन। देख लो भाई, ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन आ रखे हैं इस चैप्टर से। आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म A which will decompose to form B. B when passed through copper 2 positive deep blue color solution C is formed. What is the formula of C from the following? अच्छा क्वेश्चन है भाई, बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बोलो, क्या क्या होना चाहिए? जल्दी से बता दो भाई। जल्दी से बता दो। चलो जी, देखो कुछ नहीं है, सबसे पहले है हमारे पास NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 विच इज यूरिया।
यूरिया को जब आप पानी के अंदर लेके जाते हो ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से टू फॉर्म ए, which will decompose to form B, and B when passed through copper to positive blue color solution C is formed। ठीक है, ये तो मुझे पता है क्या बनेगा। इसको देखोगे, ये बन जाएगा आपका NH4 ट्वाइस CO3। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ये, और इसको जब आप हीट करोगे तब ये आपका NH3 निकालेगा, H2O निकालेगा और CO2 निकाल देगा। ठीक है, डन। तो ये था यूरिया, ये बना ए, ये बना बी आपका। ठीक है, बी वेन पास थ्रू, बी बन गया ये अमोनिया, ये बी बन गया। इसको हमने कॉपर 2 पॉजिटिव के सॉल्यूशन में डाला, हम जानते हैं ये बनता है टेट्रा अमोनियम, टेट्रा अमीन कॉपर बनता है ये 2 आयन। ठीक है, और ये होता है डीप ब्लू कलर का, ये होता है डीप ब्लू कलर का। सॉल्ट एनालिसिस में भी हमने पढ़ा है, सॉल्ट एनालिसिस में भी हमने पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा बेटा, CuNH3 4 2+ बन जाएगा। दैट विल बी दी फाइनल आंसर, दैट विल बी दी फाइनल आंसर। अरे देख लो भाई, देख लो, अरे देख लो, ऐसा मत करो भाई, देख लो इसको, मजे से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है ही नहीं। डन डन, चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। क्या है भाई, जिरकोनियम एंड हाफनियम have identical radii of 160 picometer and 159 picometer respectively as consequence of lengthenoid contraction। zirconium hafnium, ये बात बिल्कुल सही है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर साइज होता है lengthenoid contraction की वजह से, ये मुझे सही दिख रहा है। lengthenoids reveal only +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, उनके अंदर +3 होती है, बट ऐसा नहीं है कि इसके अलावा नहीं होगी। ओके, the lanthanoid ions other than the 4f0 type and 4f14 type are all paramagnetic। ये बात बिल्कुल सही है कि 4f0 हो गया और या 4f14 हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कुछ बचा ही नहीं है, पैरामैग्नेटिक होंगे बाकी सारे, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, दी ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो अब गलत क्या है बेटा, यही दिख रहा है कि लैंथेनॉइड्स रिवील ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मोस्ट स्टेबल जरूर होती है, बट इसके अलावा आपको +2 +4 सब देखने को मिलेंगे बेटा। तो ये वाला स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? देख लो, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड से भी कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। कुछ भी नहीं करना है ना आपको, बस एनसीईआरटी पढ़ जाओ। मैं फिर बोल रहा हूं, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में अगर आपको बिल्कुल एफर्ट नहीं मारना है, आप चाहते हो कि मैं बस एग्जाम से पहले कैसे भी अच्छे तरीके से इसको कर लूं, पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ जाओ लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, इतना तो मैं बोल सकता हूं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है मैच द फॉलोइंग aspects with the respective metal, the metal which reveals the maximum number of oxidation state। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मुझको पता है कि मैग्नीज की होंगी। ठीक है, द मेटल ऑल्दो प्लेस्ड इन अ 3D ब्लॉक इज, द मेटल ऑल्दो प्लेस्ड इन अ 3D ब्लॉक। ओके, ठीक है, द मेटल विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हमारे पास जिंक भी हो सकता है जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नहीं होती है, और स्कैंडियम भी हो सकता है। और द मेटल विच इज इन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वस सॉल्यूशन अंडरगोस डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये मैंने आपको बताया था, ये केवल और केवल कॉपर का काम है। तो पहले देखो, डी जो है वो सेकंड से कनेक्ट होना चाहिए, डी सेकंड से कनेक्टेड यहां पे भी है और डी सेकंड से कनेक्टेड यहां पर भी है। तो ऑप्शन ए भी उड़ा दो बेटा, ऑप्शन नंबर डी भी उड़ा दो। ठीक है, अब आओ, ए का होना चाहिए थर्ड, ए का होना चाहिए थर्ड, इधर भी है, ए का होना चाहिए थर्ड, इधर भी है। अब इन दोनों में तगड़ा कंपटीशन है। अब देखोगे
यहां पर बोला हुआ है द मेटल ऑल्दो प्लेस्ड इन अ 3D ब्लॉक इज, वैसे टेक्निकलिटी के हिसाब से वो जाता था स्कैंडियम के पास कि स्कैंडियम इज जस्ट प्लेस्ड इन 3D, उसके अंदर 3D के अंदर डाल दिया है हमने, तो ये बी जो है ये फर्स्ट से कनेक्टेड होना चाहिए, बी जो है वो फर्स्ट से कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब आंसर तो इसका सी आएगा बेटा, आंसर तो इसका सी आएगा बेटा। देख लो भाई फटाफट से। अब ऐसा क्यों है मैं आपको स्कैंडियम का बताता हूं। स्कैंडियम को देखोगे ना बेटा, ये आता है इसका नंबर 21, इसका नंबर आता है 21। यहां पर गड़बड़ी क्या की गई है कि अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स को भरने की, इट वॉज सपोज टू बी प्लेस्ड इन पी ब्लॉक, इसको पी ब्लॉक में रखना चाहिए था, बट एक्चुअली में इसको वो रूल फॉलो ना करके इसको हमने डी ब्लॉक के अंदर डाल दिया, इसको हमने डी ब्लॉक के अंदर डाल दिया बेटा। ठीक है, जो तरीका था वो यहाँ पे फेल हो जाता है स्कैंडियम, मतलब इवन सारी की सारी जो फर्स्ट पार्ट है 3D ट्रांजिशन सीरीज, वहां पे वो रूल फॉलो नहीं होता जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जनरली भरते हैं बेटा, वो फॉलो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हमने इसको जस्ट डी ब्लॉक के अंदर रख दिया है, पहला ही एलिमेंट है। ठीक है, इसलिए बोला हुआ है द मेटल ऑल्दो प्लेस्ड इन अ 3D ब्लॉक इज, तो क्या है जस्ट उसको रखा गया है, वो है स्कैंडियम, पहला ही एलिमेंट होता है, तो ये हो जाएगा बी का फर्स्ट। और हमको पता है जिसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है वो जिंक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, सी का हो जाएगा फोर्थ एंड डी का सेकंड, तो सी आंसर आपका आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा ये। आगे बात करते हैं, दी मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। ठीक है भाई, मैग्नेट और पर मैग्नेट पहले समझ लो, ये है बेटा आपका MnO4 2 नेगेटिव और ये है बेटा MnO4 नेगेटिव। जब आप इनको देखोगे आपको रियलाइज होगा कि जो हमारे पास MnO4 2 नेगेटिव है बेटा, ये ऑक्सीजन 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 एंड O नेगेटिव है बेटा, और इधर देखोगे तो ये क्या है Mn डबल बॉन्ड O, इधर भी O नेगेटिव है बेटा, इधर भी O नेगेटिव है बेटा, ये कंडीशन होती है। तो उसने बोला मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स द ओवरलैप ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, भाई ये तो गलत ही बोल दिया है, तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, दी पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स दी ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। हाँ, ये कुछ हद तक हमें सही दिख रहा है, यही होता है। पाई बॉन्ड जो बने हुए हैं, Mn के पास तो डी ही ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास पी ऑर्बिटल, तो उनके बीच में पाई बॉन्ड बने हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्डिंग ये है ही नहीं, अरे एब्सेंस कहां से दिख रहा है हमें, पाई बॉन्ड है भाई इसके अंदर। ठीक है, दी पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स दी ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद पी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज के पी ऑर्बिटल नहीं होते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्योंकि यहां देखो ना बेटा, Mn अगर मैं बात करूंगा, Mn 7 प्लस है, मतलब 4s0 4 3D B0, 3D पूरा वैकेंट है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास 2p है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, Mn के पास 3D है जो पूरा खाली है, बन गए बेटा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। देख लो भाई इसको, समझ लो, डन है बेटा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, देखो ये चैप्टर, पहली बात तो जो आपका डी एंड एफ ब्लॉक है बेटा, ध्यान रख लेना, डी एंड एफ ब्लॉक काफी ही इजी चैप्टर है, काफी ही इजी चैप्टर है। आपको कैसे पढ़ना है वो मैं बता देता हूं। देखो, पढ़ने के लिए आपको मदद लगेगी एनसीईआरटी की, इस लेक्चर को देख जरूर लेना, ये बहुत हेल्प करेगा आपकी। एनसीईआरटी की मदद लगेगी, मदद तो लगेगी भाई इसके अंदर। और उसके केस में अगर आप देखोगे तो आपको पढ़ना क्या है, आपको जितनी भी फिजिकल, जितनी भी केमिकल और जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा खास ख्याल जो रखा जाएगा वो ग्राफ्स का रखा जाएगा। जो भी ग्राफ्स दे रखे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से आपको डेटा डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है खेला, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि सर ये बात तो सारी ठीक है, आप कुछ ऐसी चीजें बता दो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आप याद रख लो, सबसे पहले लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे और केवल एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे।
तो यहां पर आप याद रख लेना इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इनके केस में कंपैरिजन बिटवीन टू सीरीज। ये दोनों सीरीज जो है लेंथेनर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो आता है बेटा वो आता है KMnO4 एंड K2Cr2O7 की प्रॉपर्टीज प्लस इनकी प्रिपरेशन। ये वाला पार्ट आ जाता है, ये भी बहुत जरूरी है बेटा, ये याद रख लेना। इसके बाद सारा काम आपका बहुत इजी होने वाला है। आज हमने काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं, आप भी प्रैक्टिस करके देखना कुछ क्वेश्चन। मैं आपको बोल देता हूं कि होमवर्क के लिए थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मॉक टेस्ट है आपके पास, मॉक टेस्ट में से कर लो। आपके पास कोई बुकलेट है, अगर आपके पास मॉड्यूल है बेटा, सबसे अच्छा तो यही है, मैं आपको बोलूंगा आपके पास PW के मॉड्यूल हैं उनसे कर लो। कोई भी बुकलेट है बेटा उससे कर लो, कोई भी आपके पास बुकलेट है बेटा उससे कर लो। आपके पास कोई मॉक टेस्ट सीरीज है बेटा, आप उससे भी कर लो। बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो और एनसीईआरटी पढ़ा लो, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आशा करता हूं ये सारा पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बेटा, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और ये चैप्टर काफी आसान था एक्चुअली में, और मैंने कोशिश की है कि शुरुआत में थ्योरी को बता दूं और बीच बीच में मैंने हर जगह थ्योरी को इनकॉर्पोरेट किया है आप लोगों को आसान बनाने के लिए। तो बस यही याद रखना है, अच्छे तरीके से करना है, और बाकी तो ये चैप्टर बहुत आसानी से हो जाएगा। और कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि मैं आंसर कर पाऊं। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लास्ट पार्ट की, जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बचा हुआ है। अगेन वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है काफी सारे बच्चों को डाउट भी आता है, तो मैं पहले उसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा और फिर हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं बेटा। आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। टाइम से लेक्चर को देख लेना, टाइम से सारी चीजों को सॉल्व कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना रहे। पेपर अब आने वाला है, सही से मेहनत करते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय एवरीवन।